Yes, please. Good afternoon, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, chapter 11, that is all about audit report and कैरो रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें मेजोरिटी तो ऑडिट रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट होगी, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट क्या होंगे बाय वेरियस स्टैंडर्ड्स। एंड आपके सिलेबस में जो स्टैंडर्ड हैं इस पर्टिकुलर 700 में से वो टोटल 5 700, 701, 705, 706 और एक है 710 जो लास्ट स्टैंडर्ड्स के टॉपिक में आपको मिलेगा। मतलब 4 स्टैंडर्ड्स तो आप मेरे साथ इसी टॉपिक में करने वाले हैं, जिनमें से एक तो हो ही चुका, दूसरा आज हम करने वाले हैं। पर पहला 700 के अंदर आप मुझे बताइए, हेडिंग आप लोगों ने क्या पढ़ा? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग देयर। क्लियर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग करना इस स्टैंडर्ड का मेन रोल प्ले है। कि हम आपको बताएंगे पहली बात, जो आपने ओपिनियन एक्सप्रेस करी, एंड ओपिनियन एक्सप्रेस करते टाइम आप क्या क्या कंसीडर करेंगे। कुछ फर्स्ट पेज पे आपने पॉइंट्स रीड आउट किए। सर, एविडेंसेस का SAAE होना, रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन होना, मटेरियलिटी को कंसीडर करते हुए क्लियर कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का अप्लाई होना, रेगुलेशंस का कंप्लायंस होना, एंड इंटरनल कंट्रोल्स का प्रॉपर, जो मर्जी पॉइंट बना लीजिए, कि सबको कंसीडर करने के बाद आप अपनी एक ओपिनियन ड्राफ्ट करेंगे। बट द ओपिनियन मस्ट भी क्या होनी चाहिए? क्लियरली होनी चाहिए इन द रिटन फॉर्मेट। इन अ रिटन रिपोर्ट आप अपनी क्लियर लैंग्वेज में या तो अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड। सर, मॉडिफाइड होना दो सिचुएशंस लेकर आता है। वन इज जहां तुम कंक्लूड कर पाए कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल FRF। कम से कम कंक्लूड तो कर पा रहे हो। कंक्लूड कब कर पाओगे? दैट मीन्स तुम काम कर पाए, एविडेंसेस इकट्ठे कर पाए, फिर फाइनल ये डिसीजन पे आए। और एक चीज होती है आई एम अनेबल टू परफॉर्म, कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाया, कि मैं आपको किसी कंक्लूजन तक पहुंचा सकूं, मेरे को कोई एविडेंसेस वहां पे नहीं मिले, मैं प्रॉपरली अपनी वर्किंग वहां पे नहीं कर पाया, तो वहां पे आप लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? डिस्क्लेमर। तो जो एडवर्ड्स और डिस्क्लेमर, जो ओपिनियन है, इनके इन बिटवीन कौन आती है? क्वालिफाइड। सर, क्वालिफाइड का मतलब क्या है? जहां पे जो आपका डिसीजन है वो मटेरियल तो है, बट प्रिवेसिव नहीं है, कि मैं उसको कंप्लीट FS लेवल पे जज करूं तो इतना भी कोई मैटर नहीं था। तो आई थिंक सो वहां पे आपको प्योर एडवर्ड्स, प्योर डिस्क्लेमर देने की बजाय क्या देना चाहिए? क्वालिफाइड। क्लियर? तो आपको ये सिचुएशन सारी लिखी हुई मिलेंगी। बट आफ्टर दैट आपने कुछ यहाँ पे पॉइंट रीड आउट किए कि सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मुझे एक एक करके पहले तो ऑडिट रिपोर्ट याद करवाइए सबसे पहले। दैट इज टाइटल। टाइटल क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट, सो दैट कि वो दूसरी रिपोर्टों से क्या हो सके? अलग हो सके। क्लियर? नंबर 2, एड्रेस। एड्रेसेस मींस किसको ये रिपोर्ट किया जा रहा है? as per the circumstances, as per the agreement, maybe management, TCWG। यूजुअली कंपनीज के केस में स्टैट ऑडिट की रिपोर्ट किसको जाती है? टू द शेयर होल्डर्स। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑन, सर वर्ड यूज किया गया ओपिनियन। क्लियर? बट उसमें कई अलग अलग पॉइंट्स थे, जिनमें सबसे पहले वर्ड आया था, क्या वर्ड आया था? इंट्रोडक्टरी पैरा। कहने को इंट्रोडक्टरी पैरा, बट उस इंट्रोडक्टरी पैरा में आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स कहे, क्योंकि आप इसके बाद हाईलाइट खुद ही करेंगे रिपोर्ट में से। पहला वर्ड आपने क्या कहा? आइडेंटिफाई द एंटिटी, मतलब नाम, कंपनी का नाम, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये, एंड टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स, जो भी लिखा हो। क्लियर? नंबर D, रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द सैप ऑल्सो, उसकी रेफरेंस बीच में लीजिए, क्योंकि वो भी तो FS का पार्ट होती है। क्लियर? एंड E, स्पेसिफाई द डेट एंड पीरियड जो आपका ऑडिट क्या कर रहा है? कवर कर। क्लियर पॉइंट एक। आफ्टर दैट इसके बाद आपने वर्ड यूज किया कि बेसिस फॉर ओपिनियन। बट सर, बेसिस फॉर ओपिनियन में आपकी जो लैंग्वेज होगी, आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि आपने जो ऊपर दी गई ये ओपिनियन है वो कैसे ड्राफ्ट कर। क्लियर? पहला, सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को पूरा फॉलो किया गया, कोड्स ऑफ एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए। क्लियर? जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द एस से बनती हैं उसके मुताबिक, एंड
द लास्ट आपने क्या कहा, एविडेंसेस जो हमने कलेक्ट किए वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट थे, जिसके कारण मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूं। क्लियर? इन सबकी रेफरेंस इवन द कोड ऑफ एथिक्स गिवन बाय द आईसीआई, कि अपने आप को मैं साबित करूंगा कि मैंने जो काम करा, मेरी जो ओपिनियन है किस बेसिस पे है, इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे। आगे आफ्टर दैट एक अलग से पॉइंट आया गोइंग कंसर्न, बट सर ये वेयर एप्लीकेबल, वहां पे 570 के अकॉर्डिंग ये एक अलग कॉलम बनेगा। क्लियर? अगर कंपनी की गोइंग कंसर्न क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, तब, अदरवाइज नहीं। आफ्टर दैट कैम पैराग्राफ, जो आज का अपना टॉपिक है एसए 701, कैम पैराग्राफ आपको कौन से में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लिस्टेड एंटिटीज, एंड बाकियों के लिए लॉ रेगुलेशन या एज पर द डिसीजन या ऑफ द ऑडिटर, कि अगर ऑडिटर को लगता है कि वहां पे कोई की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करना चाहिए तो ही कैन डू सो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एफएस, ये मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लेयर करेगी रिगार्डिंग द प्रेपरेशन एज पर द एफआरएफ, इंटरनल कंट्रोल्स एंड एंटिटी को असेस करते रहना एज अ गोइंग कंसर्न, ये किसकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट। अच्छा, ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताएगा कि मेरा काम क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना और उसके ऊपर रिपोर्ट करना। क्लियर? तो वो सारे पॉइंट्स आपने दिया, और स्पेशली कि मैं आपको सिर्फ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे पाऊंगा बट नॉट गारंटी। क्लियर? प्लस मैं अपना मटेरियलिटी लेवल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मिस स्टेटमेंट होने के कारण मे बी ड्यू टू फ्रॉड और मे बी एरर, कोई भी हो सकते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वर्ड बीच में आए थे, जो मे बी विद इन द रिपोर्ट विद अपेंडिक्स देते हुए, या मे बी एक स्पेसिफिक लोकेशन वेबसाइट की, तो वो एक एक्स्ट्रा वर्ड्स में है। इंपॉर्टेंट इज अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो एज पर किसी लॉ या रेगुलेशन के मुताबिक कुछ अलाउड होती हैं, कि आपने इन मैटर्स के बारे में भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखना है, तो ये अलग हेड क्या आया था, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इनके अंदर आप क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब। बट अगर ये मैटर ऑलरेडी तेरी रिपोर्ट में कवर हो चुका है तो डबल डबल आपको देने की जरूरत नहीं। क्लियर? आफ्टर दैट लास्ट में वर्ड आपने क्या पढ़ा सर, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के सिग्नेचर होंगे जी, आगे प्लेस ऑफ सिग्नेचर, एंड लास्ट इज डेट ऑफ, जो कि किससे अर्लियर नहीं हो सकती, डेट ऑफ, सीधा एक वर्ड, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस बाय द बोर्ड, बाय द बोर्ड। और बोर्ड अप्रूवल कब देगी, पहले 31 मार्च तक बैलेंस शीट बनेगी, उसके बाद वो उसको अप्रूव करेगा, उससे पहले कभी भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हो सकती। तो डेट हमेशा सोच समझ के देख के करिए। यहां तक क्लियर? क्लियर? अब चलिए पॉइंट इज एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन पे था, कि अगर लेट इट बी कोई ऐसी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, देखो या तो वो इंटेग्रल पार्ट होगी या नहीं होगी। अगर वो इंटेग्रल पार्ट है तो सर, पहली बात, अगर इंटेग्रल पार्ट है तो मेरी ऑडिट ओपिनियन उस एरिया को भी कवर करेगी। अगर मैनेजमेंट कहती है कि वो हमारा इंटेग्रल पार्ट नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अलग करो, किसको अलग करो। मैनेजमेंट अगर मेरा कहा मान लेती है तो ठीक, फिर तो मैं सिर्फ एफएस पे ही क्या करूंगा ओपिनियन। अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्लियर लिख दूंगा कि सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के ऊपर मेरी कोई ओपिनियन नहीं। क्लियर? अब चलिए यहाँ पे सर आपके पास एक रिपोर्ट है, पर्टिकुलरली सबसे पहले हेडिंग चेक करिए क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट। इसमें से एलिमेंट छानेंगे अल्टीमेट की कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे आपके पास आए। सबसे पहले जस्ट वेट, सबसे पहले वर्ड हम लोगों ने जो यूज करा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसको तुमने क्या कहा था सर, हेडिंग। आफ्टर दैट टू, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, टू दी होम हेल्थ वेस्ट, जो भी कंपनी का नाम है वहां पे उनका एड्रेस। क्लियर? तो एड्रेसेस टू, कि किनको ये एड्रेस की जा रही है, कई बार तो प्रॉपरली टू दी मेंबर्स ऑफ कंपनी का नाम, फिर ऐसे। क्लियर? रिपोर्ट ऑन, किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सर यहाँ पे ना, यहाँ पे जो आपने एसए में रीड आउट किया वो कोई सीक्वेंस नहीं था, जो एसए में आपने कंपोनेंट्स पढ़े वो कोई सीक्वेंस नहीं थे, वो अल्टीमेट कंपोनेंट्स बताकर गया था। कहीं तुम कहो सर ये तो आगे पीछे हो रहा है, बट मिलेगा सारा कुछ, मिलेगा सारा कुछ। क्लियर? जिनमें से सबसे पहले वर्ड पढ़ना और आइडेंटिफाई करना शुरू करो। पहला, वी हैव ऑडिटेड द, क्या लिखा हुआ है, अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। पहला, आइडेंटिफाई द नेम। आगे सर जिसको हम वर्ड यूज करेंगे पूरी रिपोर्ट में, क्या, द कंपनी। क्लियर? विच कंप्राइजेस द बैलेंस शीट एज एट, कब, 31 मार्च 22, डेट भी साथ में बता गया। द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, द कैश फ्लो फॉर द ईयर एंड अ समरी ऑफ
एक एक वर्ड तेरे पहले 5 इंट्रोडक्टरी पैरा, जिसको मैंने क्या कहा था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। बताओ जी, मिल गए सारे पॉइंट? आगे चलिए। नाउ द वर्ड इज मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस चीज को लेकर बताई थी सर, बताइए। विद रिस्पेक्ट टू द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द एफएस दैट गिव, क्या लिखा हुआ है, मैच करते जाना बुक के साथ, क्या, दैट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्लियर, इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन द 133 एंड ऑल जो भी होंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट accounting records in accordance with the provisions of the act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting the fraud। internal controls के regarding सारे words आपके पास ये आए, clear। and ये रहा डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ किसकी सर, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल्स कहा था मैंने, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स चेक कर ले, सेकंड वर्ड में लिखा होगा पॉइंट में, सच इंटरनल कंट्रोल्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द लिखा होगा, तो इसीलिए वर्ड एडिक्वेट यूज कर रहा हूं, क्लियर। एंड आफ्टर दैट सर फॉर इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ एंड ऑल, जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे चलते रहेंगे। मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। आगे चल, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी सर, पढ़िए, हाँ जी दिमांशु पढ़ना। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account, क्या लिखा हुआ है, the provisions of the act, accounting and auditing standards and the matter which are required to be included in the audit report under the provisions of the act and rules made thereunder. We conducted, अब आगे तेरी responsibility, वो first page पे जो लिखा हुआ था, we conducted our audit in accordance with the standards on auditing, जो कि specified under section क्या है, 143 सबसेक्शन 10 में, कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, क्लियर। 143 सबसेक्शन 10 देख लेना, वहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग ऑडिट करने को कहा गया है। आगे, दो स्टैंडर्ड्स रिक्वायर वी कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट एंड अवर प्लान एंड परफॉर्म टू ऑब्टेन, क्या लिखा हुआ है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स, और आपको ये भी बता दूं कि ऑडिट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, दैट यहाँ पे वर्ड लिखा होगा कहीं ना कहीं, द प्रोसीजर सिलेक्टेड डिपेंड ऑन द ऑडिटर जजमेंट इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ रोमम एंड वेदर ड्यू टू, वर्ड के आगे देख कि मिस स्टेटमेंट होने के कारण क्या हो सकते हैं, ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इन मेकिंग दोज रिस्क असेसमेंट ऑडिटर कंसीडर दी IFSCR टू द कंपनीज प्रेपरेशन इन दिस इन ऑर्डर टू डिजाइन दिस। इसमें मटेरियलिटी वर्ड देखना कहीं लिखा हुआ है, ये नहीं, कहीं ना कहीं रेफरेंस शायद ली गई होती है, या फिर ये देख, we believe that the audit evidence we obtained is क्या है, sufficient and appropriate, provide a basis for our audit opinion on the FS। लिखने को मटेरियलिटी का भी पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब ओपिनियन में आ जाइए। ओपिनियन तो आपने वर्ड पढ़ा ही था कि क्या सर, इन अवर ओपिनियन, ये लैंग्वेज पढ़िए, इन अवर ओपिनियन and to the best of our information and according to the explanations given to us, हाँ, ये हमेशा लाइन लिखनी जरूरी है पहले, कि जैसी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑब्टेन हुई एंड जैसी एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड की गई उसके मुताबिक, द अफोर्डसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द, क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया हैं, ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड इट्स लॉसेस एंड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड इट्स कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन दैट डेट, क्लियर। अब चलिए लास्ट वर्ड क्या था जी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये जो 143 वो प्रिंसिपल असर्शंस के ऊपर अपनी रिपोर्ट आती है ना, एक प्रिंसिपल असर्शंस पे, तो अल्टीमेट उसके ऊपर भी आ गया पॉइंट। ये सारी रिपोर्टिंग वो दे दी अपन ने, क्लियर। एंड आफ्टर दैट लास्ट में सर ये सारी रिपोर्ट देने के बाद, क्लियर, अगर आपको याद हो वो था एक पेंडिंग लिटिगेशंस और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्लियर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की, और एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना, वो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, क्लियर। वो प्रिंसिपल असर्शंस की ही रिपोर्टिंग चल रही है 143(3) में, जो हमने कंपनीज एक्ट में रीड आउट करी थी, क्लियर। चलिए आफ्टर दैट सर, अगर आप फर्म के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं तो पहले फर्म का नाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इवन फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लियर। आफ्टर दैट कौन एंगेजमेंट पार्टनर है, एंगेजमेंट पार्टनर ने नीचे अपना डेजिग्नेशन मेंशन करेगा, मेंबरशिप नंबर, और ये आ गया आपका यूडिन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट एंड प्लेस जहां पे वो साइन हुई, एंड डेट चेक कर 3/9, इससे पहले तो अप्रूवल हो चुकी थी ना एफएस की, तभी मैंने उसका ऑडिट करा,
ऑडिट करने के बाद उसके ऊपर रिपोर्ट क्या करी, इशू करी. सो दैट्स ऑल अबाउट आपकी ये ऑडिट रिपोर्ट. तो जो कंपोनेंट्स, हमने भी तो रिपोर्ट यहीं से बनाई है, ऐसे के अकॉर्डिंग ही तो लैंग्वेज उठाई गई है, क्योंकि नेक्स्ट ऑन हम अपनी मन मर्जी तो वहां पे कर नहीं सकेंगे अल्टीमेटली, हमें तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. तो इसीलिए रिपोर्ट दिखाई कि जो आप प्रैक्टिकली कल पढ़कर गए थे वो सेम इंप्लीमेंट नेक्स्ट ऑन होता है. ये तो एक सिंपल रिपोर्ट है. नॉर्मल कंपनीज के केस में अगर तुम लिस्टेड एंटिटी की रिपोर्ट डाउनलोड करके देखो ना, तो वहां पे आपको कैम पैराग्राफ भी मिलेगा. एंड अगर कोई वाइंड अप वाली जो कंपनी होगी उसकी उठा के देखोगे, गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ भी मिलेगा. अब आप अपने को नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना. अब तुझे पता लग गया कि अगर कंपनी कल को गोइंग कंसर्न अफेक्ट कर रही है, तो उस केस में गोइंग कंसर्न का आपको क्या डालना पड़ेगा, पैराग्राफ अलग से. एंड अगर मेरी नॉलेज में कोई ऐसे मैटर्स जिनको मैं सिग्निफिकेंट समझता हूं, तो मैं कैम पैराग्राफ भी लेके आऊंगा. दैट इज की ऑडिट मैटर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं जी. की ऑडिट मैटर्स पे आइए. नेक्स्ट ऑन 701 तो कंप्लीट करेंगे ही आज. पढ़िए जी 701. और इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करवाऊंगा कि कैम पैराग्राफ कब आता है और एक अदर होंगे. सुन लो ध्यान से. यहां पे तीन वर्ड हैं, यहां पे आपके तीन वर्ड हैं. वन इज कैम, दैट इज की ऑडिट मैटर्स. एक होगा ईओएम. नेक्स्ट वन आपका कौन सा होगा, ईओएम पैराग्राफ, एम्फोसिस ऑफ मैटर. और एक होगा ओएम पैराग्राफ, दैट इज अदर मैटर पैराग्राफ. क्लियर. अब ये जो पर्टिकुलर आप लोगों का कैम पैराग्राफ है, की ऑडिट मैटर, इसको गाइड कौन करेगा, 701. और ईओएम और ओएम को गाइड कौन करेगा, 706. 5 है ओपिनियंस के ऊपर, 705 है ओपिनियंस के ऊपर. मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, वो जो 4 तरह के ओपिनियन हम पढ़ते हैं, वो 705 है. तो ये दो के बीच में ना थोड़ा डिस्टिंक्शन क्रिएट करवाएगा. समझ लीजिएगा ध्यान से कौन सी चीज किस में जाएगी. पढ़िएगा. यस प्लीज. की ऑडिट मैटर्स. हाँ जी. Those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the financial statements of the current period. ऑफ द करंट पीरियड. सर मैं करंट पीरियड का जब ऑडिट करने आया तो मेरे लिए, मेरी जजमेंट में, मतलब ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में वो मैटर सिग्निफिकेंट हैं, वो मैटर अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करते हैं. सो की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड. सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस का जो पॉइंट है, ये समझ लो, समझ लो. ये कौन से पॉइंट हैं, ये कौन से मैटर्स हैं. सर की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम उन मैटर्स में से जो कम्युनिकेट किसको किए गए, टीसीडब्ल्यू. मतलब हर मैटर नहीं. ईओएम पैराग्राफ, ओएम पैराग्राफ, फिर भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन जिसको तुम इंपॉर्टेंट समझते हो, मैंने उसको ऐड ऑन करवा दिया. कहां पे, ऑडिट रिपोर्ट में. कहते नहीं, कैम वो पैराग्राफ होंगे, कैम में वो मैटर जाएंगे जो किसको कम्युनिकेट किए गए थे, टीसीडब्ल्यूजी. मतलब द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी में से जो मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले होंगे, कि उनका ऑडिट रिपोर्ट में होना जरूरी है. सर ये वो वाले मैटर्स क्या होंगे, की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में जाएंगे. क्लियर. नॉट ऐसे कैसे मेरे को कोई इंपॉर्टेंस लगी. पहली बात, ये सिलेक्ट ही कहां से हो रहे हैं, डिफरेंस यही है कि सर की ऑडिट मैटर्स मेरे लिए सिग्निफिकेंस में क्यों आए, बिकॉज ये मैटर्स ऑलरेडी रिपोर्टेड टू क्या है, टीसीडब्ल्यूजी. उनमें से कोई मैटर ऐसे लगे जो मेरी प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है, सिग्निफिकेंस रखते हैं, तो मैं उनको अलग से की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में लेकर जा रहा हूं. क्लियर. मतलब जो ऑडिटर की जजमेंट में सिग्निफिकेंस रखते हैं, एंड कौन से वाले मैटर, जो मैटर कम्युनिकेट किए गए थे विद द टीसीडब्ल्यूजी, उनको की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में लिया जाता है. आगे स्कोप ऑफ दिस ऐसे. हाँ जी. हाँ, जो मैटर्स कम्युनिकेट जो हमारे टीसीडब्ल्यूजी को हुए, अब उसमें से मैं किसी चीज को इंपॉर्टेंट समझता हूं कि मेरी जजमेंट में अल्टीमेट ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि इसका ऑडिट रिपोर्ट में पता होना जरूरी है, मेरी ओर से कन्वे करवाना जरूरी है, मैं उसको इंक्लूड करवाऊंगा, बीच में लेकर चलूंगा. पढ़िए. इट कवर्स द फॉलोइंग. यस. Auditor's judgment as to what to communicate in the auditor's report हाँ. and the form and content of such communication. अब ये बता, जब तूने इतनी बड़ी बात कह दी, तो इस ऐसे का स्कोप क्या होगा, इस ऐसे का स्कोप क्या होगा कि सर ऑडिटर की जजमेंट में एज टू व्हाट टू कम्युनिकेट,
क्या कम्युनिकेट करना है उस चीज में आपको हेल्प आउट करना, कि मतलब कैसे आप अपनी जजमेंट बना पाएंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आउट ऑफ द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी, कि कौन कौन से मैटर्स होंगे, एक तो उस चीज के बारे में गाइड करना, प्लस प्लस अगर आपने वो सिलेक्ट कर लिया कि कैम में जाएगा तो उसका फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, मतलब कैम पैराग्राफ बनेगा कैसे, वो हम आपको बताएंगे। क्लियर? मेरा मेन मोटिव है, मुझे ये बताओ कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, मुझे पर्पस नहीं समझ आ रहा सर अल्टीमेटली। ऑडिटर इतनी ज्यादा मतलब केयर क्यों कर रहा है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि सर जो मैटर्स कम्युनिकेट विद द टीसीडब्ल्यूजी हुए हैं वो ना तो एफएस में होंगे ना मेरी रिपोर्ट में होंगे, तो बेचारों को पता क्या लगेगा जो तुम्हारे यूजर्स हैं, जबकि वो सिग्निफिकेंट है, वो बात पता होनी अपने आप में जरूरी है, चाहे इररेलेवेंट हो। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो हमेशा मैटर एफएस के रिलेटेड ही होंगे। मेरे को ऑडिट करते टाइम, करंट पीरियड का ऑडिट करते टाइम कुछ मैटर जो कम्युनिकेट विद द टीसीडब्ल्यूजी हुए थे, उनमें से कोई इंफॉर्मेशन मुझे क्या लग रही है, सिग्निफिकेंट लग रही है। तो पढ़िए पर्पस, इट एनहांसेस दी, इस प्लीज पढ़िए, इट एनहांसेस दी communicative value of the auditor's report हाँ by providing greater transparency about the audit. बिल्कुल सर, मैं अपने ऑडिट में और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता हूँ कि मेरे यूजर्स अल्टीमेट जब इस स्टेटमेंट को पढ़ें, जब इस रिपोर्ट को पढ़ें, तो अपने आप में वो प्रिविलेज्ड फील करें कि इस बात को लेकर कि हमारा ऑडिटर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है जी। मैं उनको ट्रांसपेरेंसी ला कर दे रहा हूँ, हर चीज के बारे में प्रॉपर गाइड करना, हर चीज। जबकि अगर मैं वहां पे ना देता तो मेरा क्या कर लेते यूजर्स, ये बता। बट मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई, मैंने अपनी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाई, मेरी अपनी वैल्यू बढ़ी कि नहीं सर मैं गलत नहीं करूंगा जी, मेरे लिए अगर वो चीज इंपॉर्टेंट है मैं तो एक बार डिस्क्लोज करूंगा, मैं तो एक बार कैम के अंदर उसको लेकर चलूँ। और वैसे भी जो चीज टीसीडब्ल्यूजी को पता है, फिर लोगों को बताने में क्या बुराई है? जब मैटर टीसीडब्ल्यूजी को उस चीज के बारे में पता है तो इसको बताने में दिक्कत क्या है आपको? मेरे लिए तो वो सिग्निफिकेंस रखती है इस ऑडिट ऑफ एफएस के रिलेटेड, मैं तो सर उसको बताऊंगा क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज्यादा लेकर आना चाहता हूं आगे। इट प्रोवाइड्स, और हाँ जी, Additional information to the intended users of the financial statements to assist them in understanding those matters that, in the auditor's professional judgment, were of more significance in the audit. बिल्कुल। इट असिस्ट इंटेंडेड यूजर इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन द ऑडिटेड। उनको भी तो पता लगे ना कि इस ऑडिट ऑफ एफएस के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। अब आपने मैनेजमेंट जजमेंट कितनी इन्वॉल्व करी, किन किन एरियाज में करी, मैं तो सर उन लोगों को बताऊंगा ना, शायद कहीं कल को मेरे पे शक करें कि इसने ऑडिट ठीक नहीं करा होगा। मैंने कैम में लिख के दे दिया कि फलाने फलाने मैटर्स में सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट यूज हुई है। जब आप लोगों ने करा है तो उसमें छुपाने की दिक्कत क्या है? मैं तो डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि इस एडिशनल इंफॉर्मेशन से मेरे यूजर्स उस रिपोर्ट को और बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इंक्रीज कर सकते हैं इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो मैं, मेरा मोटिव ही क्या है इस रिपोर्ट के थ्रू, मेरा मोटिव ही क्या है उनके व्यू पॉइंट तक पहुंचना, सो दैट कि वो एक डिसीजन मेकिंग कर सके। सर मैं तो अपनी ओर से बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करूंगा ना। क्लियर? नेक्स्ट इज आगे, कम्युनिकेटिंग कैम, हाँ, In the auditor's report is not a substitute for इज disclosure. नॉट अ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, हर बंदा इस चीज को गलत लेता है। अगला कहता है जी शायद कैम में देना मतलब बस बता ही दिया, कि फिर अपन अपने को करने की क्या जरूरत है जब ऑडिटर ने कैम दे तो दिया। नो, इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर, क्या लिखा हुआ है, disclosure in the FS that the applicable FRF requires or that are necessary to achieve, क्या लिखा हुआ है। अब सर वो तो रिक्वायरमेंट थी ना, अब तुम कह रहे हो जी रिक्वायरमेंट में दिया नहीं, ठीक है ना, अलग से मतलब एफआरएफ नोट्स टू एफएस में आपने नहीं दिया, बट वही मैटर किसने डिस्क्लोज कर दिया, कैम के अंदर दे दिया, तो कैम में देना सब्सटीट्यूट थोड़ी हो गया। मैनेजमेंट कल को सोचे कि बस कैम में लिख तो देगा वो ऑडिटर, तो अब बताने की अपने को जरूरत क्या है? नो, इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द डिस्क्लोजर्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ और बाय द एप्लीकेबल एफआरएफ, वो तो तुझे देने पड़ेंगे। ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है किसी चीज का कि की ऑडिट मैटर, बस जी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, तूने बताई मैंने बताई, ये मतलब थोड़ी है। अगर मेरा बताना वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बाय लॉ था डिस्क्लोजर देना, आई हैव टू गिव इट। मैं कह दूं कोई नहीं आपका छोड़ दो, ऑडिटर कैम में दे तो देगा। नो, आप अपनी ड्यूटी पूरी करिए, कैम में देना ना देना वो तो प्रोफेशनल जजमेंट है।
अच्छा मैंने पहले ही सोच लिया, मैं कहा ये रिपोर्ट ना इसको एफएस में लेने की जरूरत नहीं है, वो तो कैम के थ्रू ऑडिटर दे देगा। ऑडिटर ने भी नहीं दिया, फिर फॉल्ट तो तेरे में है ना। क्योंकि ऑडिटर कैम किसको सिलेक्ट करेगा, जो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मान लो उसको ना लगा तो इधर से तूने डिफॉल्ट कर दिया, फिर गलती तो मैनेजमेंट की है ना। तुझे किसने कहा था कि सब्सटीट्यूट होता है? इज नॉट अ सब्सटीट्यूट कि तुम अपने डिस्क्लोजर मत दो, आप अपना काम करिए आगे। एंड इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर, यस प्लीज। Disclosures in the financial statement that the applicable SRF वही कौन सा requires. छोड़ दिया नीचे वाला, आर नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ, वर्ड क्या लिखा हुआ है? अब सर ये ऑडिटर के लिए भी गलत है। ऑडिटर शायद इसको एज अ सब्सटीट्यूट समझे कि देखो जी कोई मैटर है तो गलत है, इसको कैम में दे दो, वैसे क्लीन चिट दे दो। जहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन जानी चाहिए, तेरे को ये कहा कि अल्टीमेटली वो कैम में बता के बाकी क्लीन बता दे। सर कैम तो जस्ट एक मैटर्स हैं जो कम्युनिकेटेड विद द टीसीडब्ल्यूजी हैं, जो तुम्हारी नजर में क्या थे, अपने आप में इंपॉर्टेंट थे, तुमने उसको अलग से हाईलाइट करना चाहा। बट ये किसी चीज का सब्सटीट्यूट थोड़ी हो गया। मैं कहा जी पढ़ लो, मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, मैंने क्लीन ओपिनियन दे दी। पर मैं कहा सर वो जो गलती थी मैंने कैम में बताई तो है, फिर हमने फिर वहां पे ओपिनियन कौन सी जानी चाहिए थी, मॉडिफाइड जानी चाहिए थी। तूने अनमॉडिफाइड ओपिनियन देके मैटर किसमें दे दिया, कैम में। हमने ये थोड़ी कहा था। इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द ऑडिटर टू एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन। जहां मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगी वहां जाएगी। ये मतलब नहीं है कि वो मैटर कैम में बता दिया तो लोगों को समझना चाहिए था कि की ऑडिट मैटर जिसको ऑडिटर की इंपॉर्टेंस दे रहा है तो आपके लिए भी जरूरी है। फिर तूने ओपिनियन तो गोलमोल कर दी। ओपिनियन तूने वहां पे क्या दे दी, क्लीन दे दी। या तो अगर इतना ही बड़ा मैटर था तो क्लियरली कह देता कि कंपनी गलत है जी, कह के एक तरफ क्लीन, ऊपर कहता मैंने की ऑडिट मैटर में पैराग्राफ दे दिया। ये थोड़ी मैटर है। आगे बढ़िए। नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर, यस। Reporting in accordance with SF 570 when a material uncertainty और exists. गोइंग कंसर्न अगर अफेक्ट हो रही है, कहता जी मैंने उसको कैम में बता दिया, जबकि तूने अभी पीछे क्या पढ़ा, अलग से हेड बनेगा गोइंग कंसर्न का। क्या तुझे सब्सटीट्यूट दिया गया? मैं कहा सर देखो की ऑडिट मैटर में बताया तो है, मैं तो कह रहा हूं तेरी रिपोर्ट का अलग से कंपोनेंट होना चाहिए था गोइंग कंसर्न, अलग से हेड होना चाहिए था गोइंग कंसर्न। और तू कह रहा है कि मैंने वो मैटर किसमें दे दिया, कैम में दे दिया। सर जी अगर किसी कंपनी का, किसी एंटिटी का गोइंग कंसर्न अगर क्या होता है, अफेक्ट होता है, यू हैव टू पुट अ सेपरेट हेड बाय द नेम कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न, नॉट इन द की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू, क्या लिखा हुआ है, ऐसे इवेंट्स या कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। और तुम कह रहे हो मैंने तो कैम में दे दिया था, जबकि कहा क्या गया था 700 में, क्या कहा गया था कि अगर आपकी गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आता है सर, कैम में नहीं, अलग से पैराग्राफ बनाइए। आगे, एंड नॉट क्या लिखा हुआ है ना, मैं कोई सेपरेट ओपिनियन दे रहा हूं। शायद तो मेरे ये लगे कि ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ देना मतलब एक सेपरेट ओपिनियन ना, ओपिनियन एक ही है। ओपिनियन एक ही है जो मैं आपको आगे लिख के जाऊंगा कि मैं जो भी एडवर्ट्स, डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड, क्लीन जो भी दूंगा, ओपिनियन वही है। ये तो जस्ट मेरी ओर से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कुछ मैटर्स जो कम्युनिकेटेड विद दैट क्या थे, टीसीडब्ल्यूजी थे, उस क्या मैंने कहा एवरी मैटर आउट ऑफ दोज, आउट ऑफ दोज मींस जो मैटर कम्युनिकेट किए गए थे टीसीडब्ल्यूजी को, उनमें से जो मोस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हो, मैंने तो उनको रिपोर्ट करने को कहा, सबको थोड़ी कहा। आगे चलिए। नाउ एप्लीकेबिलिटी, हाँ जी। हाँ 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 बिल्कुल, कि मतलब 570 में आपको देने की जरूरत नहीं है, कैम में लिख दो, ये तो गलत है। 570 जहां रिपोर्ट मांग रहा है कि आपकी रिपोर्ट में अगर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है तो गोइंग कंसर्न अलग हेड में जाना चाहिए था, तूने कैम में अंदर कवर कर दिया। सो कैम इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ 570। कैम सब्सटीट्यूट नहीं है उसका, वो सेपरेट जाएगा अलग से। इन मैटर्स के रिगार्डिंग मैं कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं बस आपका ध्यान इन पॉइंट्स की ओर लेकर आ रहा हूं। समझ रहे हो, कहीं शायद तुम ये सोचो कि मैं इसमें कोई अलग ओपिनियन दे रहा हूं। नो नो नो, दीज आर द मैटर्स जो मेरी नॉलेज में मेरे लिए ये सिग्निफिकेंस रखते थे। मैं भाई साहब पहली बात तो कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, ओपिनियन नीचे पढ़ लेना जो ओपिनियन पैराग्राफ में लिखा होगा। मैं बस
यार सिंपल सा वर्ड जिसको मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं ना, कि अल्टीमेट मेरे लिए चीज जरूरी है, तो वो आपके लिए भी जरूरी होनी चाहिए पता होना। अगर कोई मैटर ऐसा था जो टीसीडब्ल्यूजी को बताते टाइम मुझे ग्रेटर सिग्निफिकेंस का लगा, जो मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है, ऑडिटर को, जनता को तो लगेगा लगेगा। बस मैं आपका ध्यान उसकी ओर लेके जाना चाहता हूं, मैं कोई अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा। ना ही कैम देना कोई सब्सटीट्यूट है गोइंग कंसर्न का, ना ही कैम देना कोई सब्सटीट्यूट है ऑडिटर के लिए मॉडिफाइड ओपिनियन देने का, ना ही कैम सब्सटीट्यूट है मैनेजमेंट का कि वो डिस्क्लोजर ना दे। सर आप अपना काम करिए, जो चल रहा है वैसे ही करिए। बस मैं आपका एक फोकस इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग लेके आना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी रिपोर्टिंग को ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की ओर, क्रेडिबिलिटी की ओर ज्यादा लेके जाना चाहता हूं, कि लोग मेरी रिपोर्ट पे विश्वास करें कि मेरे लिए सर ये पॉइंट अहमियत रखते थे, अगर मेरे लिए रखते हैं तो आपके लिए भी रखते हैं। बस वो चीज कन्वे मुझे करनी। अब ये एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी, पढ़िए दिस ऐसे। हाँ जी applies जस्ट एफएस की जो लास्ट जो ओपिनियन दे रहा हूँ हाँ वो तो इन चीजों पे बेस पे हो, मतलब वो तो हाँ कंसिडर की पहली बात ये बता, ये मैटर ऑलरेडी कहाँ पे है, एफएस में तो है ही नहीं। जाएगी। ग्रेटर मेरे को सिग्निफिकेंट लगे तो मैंने हाईलाइट कर दिया, है तो ऑलरेडी वही मैटर्स हैं जो कम्युनिकेटेड विद क्या है, टीसीडब्ल्यूजी। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट को पता ही नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी को पता ही नहीं है। मैं पहले वर्ड के बोल रहा हूँ, मैटर सिलेक्टेड फ्रॉम दोज मैटर विच आर कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी, उनकी नॉलेज में है। मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि मेरी जनता को ये चीज पता होनी चाहिए, मेरे यूजर्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो मैं इनको अलग से ये दे रहा हूँ। बट भाई साहब मैं कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं कोई अलग से इन मैटर्स के बारे में ओपिनियन नहीं दे रहा, मेरी ओपिनियन एक ही है जो नीचे मैं अलग से दूंगा। पढ़िए दिस ऐसे। हाँ जी applies to audit of complete sets of general purpose ये तो financial पढ़ चुके ऑलरेडी, कि ये ऐसे किस पे अप्लाई करता है, लिस्टेड पे तो करेगा ही, और बाकियों के केस में अगर ऑडिटर डिसाइड करे या लॉ या रेगुलेशन। हाउ एवर हाँ जी SS 705 prohibits the auditor from communicating CAM when the auditor disclaims an opinion unless such reporting is required by law or regulation. ये लाइन समझा दो। कि जब ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देता है तो कैम कम्युनिकेट पर अगर लोग हाँ थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करो इसको, कि लेट इट बी, अगर अगर ऑडिटर ने अनेबलनेस शो कर, किस बात की अनेबलनेस, एक तरफ तू खुद ऑडिटर को कह रहे हैं तो शर्म कर ले, एक तरफ तू कह रहा है मैं कंक्लूड नहीं कर पाया, मैं काम नहीं कर पाया, हाँ पर इंपॉर्टेंट मैटर है, ये क्या बात बनी। एक तरफ तू कह रहा है कि मैं अनेबल टू परफॉर्म, और दूसरी तरफ तू कह रहा है कि कैम की ऑडिट मैटर्स में ये है। भाई वो तो तेरी जनता को मिसलीड ही करेंगे, ना तो तू कुछ कह पा रहा है, और ना कहकर भी बहुत कुछ वहां पे शो कर रहा है, वो तो गलत है फिर। कहते सर जब तुम डिस्क्लेमर दोगे ना, अच्छा एडवर्स दे क्वालिफाइड दे कोई चक्कर नहीं है, कैम आएगा, मतलब तेरे लिए इस ऐसे की एक्सेप्शन बन गई। कैम कहां पे नहीं आता, जब तुम क्या दोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। इन दैट केस आप कैम पैराग्राफ रिपोर्ट में नहीं लिखोगे, अनलेस लॉ या रिक्वायर कहता है, फिर तो देखो अलग चीज है। नहीं तो अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर दे रहा है तो उस रिपोर्ट में कैम पैराग्राफ नहीं होगा। टू बी क्लियर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द SA 705। आगे चलिए यस ऑब्जेक्टिव। हाँ जी to determine key audit matters and having formed an opinion on the financial statements, यस communicate those matters by describing them in the auditor's वो तो report. स्कोप में आपने पढ़ाई दिया था, डिटरमिन करवाना और उसका फॉर्म एंड कंटेंट सेलेक्ट करना कि कैसे देंगे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, चलिए नाउ अब बताओ जी डिटरमिन कैसे करें, कि कौन से मैटर अपने आप में की ऑडिट मैटर्स हैं, दैट मींस डिटरमिनिंग की ऑडिट मैटर्स। यस द ऑडिटर शेल Determine from the matters communicated with TCWG हम्म those matters that require significant auditor attention in performing the audit. बिल्कुल। In making this determination, the auditor shall take into account the following. नंबर 1 Areas of higher assessed risk of material misstatement or significant risk identified in accordance with इसको साइड पे वर्ड लिख ले, हाई रोमम एरियाज, हाई रोमम एरियाज, जिन एरियाज में आपका रोमम हाई होगा उसको कंसिडर करिए। नंबर 2 सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू द एरियाज। हाँ in the financial statements that involve significant management judgment, including accounting estimates having high estimation मैनेजमेंट जजमेंट एरियाज एक वर्ड कर लो, जहां पे मतलब वो एरियाज
जहां पे मतलब एफएस के ना वो एरियाज आइडेंटिफाई कर जहां पे मैनेजमेंट ने सबसे ज्यादा अपने एस्टिमेट्स अपने कहने को जजमेंट्स क्या करी हैं, यूज करी हैं। क्लियर। एंड थर्ड इज द इफेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। क्लियर। मतलब इसको ट्रिपल एस भी कह सकते हो, सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट और एस्टिमेट एरियाज, एंड थर्ड सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। इसको कंसीडर करिए जब भी आप ये डिटर्मिनेशन करेंगे। क्लियर। सो कम्युनिकेटिंग कैम, हाँ जी आगे बढ़िए। The auditor shall describe each key audit matter using an appropriate subheading in a separate section of the auditor's report बिल्कुल under the heading key audit matters. बिल्कुल सर, एक एक करके प्रॉपर हेड वाइज आप मतलब अच्छा खासा एक्सप्लेन करिए उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज In this section of the auditor's report shall state that key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the financial statements of the current period, and these matters were addressed in the context of the audit of the financial statements as a whole, and informing the auditor's opinion thereon, and the auditor does not provide कि सर मेरा ओपिनियन तो किसके ऊपर है, एफएस के ऊपर ही है। ये तो जस्ट कुछ मैटर्स थे जो मैंने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट में जरूरी समझा कन्वे करना, तो आपको बता दिया। अदरवाइज मैं इसके ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन, वही लैंग्वेज बार बार आएगी, कोई सेपरेट ओपिनियन मैं आपको नहीं दे रहा। बार बार एक चीज कह रहा हूं, ओपिनियन मेरी वही रहेगी जो नीचे दी गई। आगे सर, कैम नोट आ सब्सटीट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग, ऊपर वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन जानी चाहिए वहां पे तो वही जाएगी। मैं कह रहा हूं जैसे करो वैसे क्लीन दे दो, वो मैटर कहां पे बता दो, कैम में, ये गलत है। क्लियर। द ऑडिटर शैल नॉट कम्युनिकेट, हाँ जी, matter in the key audit matters section of the auditor's report when the auditor would be required to modify the opinion in accordance with SS 705 as a result of the matter. इसको लिख ले, जिन मैटर्स के कारण ओपिनियन मॉडिफाई होनी चाहिए, जिन मैटर्स के कारण ओपिनियन मॉडिफाई होनी चाहिए, वो मैटर्स कैम में नहीं जाएंगे, वो मैटर्स कैम में नहीं जाएंगे। हाँ जी डन। चलिए नेक्स्ट इज कौन से वाला, हाँ सेम पॉइंट है, मतलब जो आपने ऊपर पॉइंट्स पढ़े उसी का पॉइंट नीचे मेंशन करा। किस पे, नहीं कुछ मैटर्स पे, अगर तो देख डिस्क्लेमर होना का तो पूरा ही डिस्क्लेमर होगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड क्या कह रहा है, मॉडिफाई करने का मतलब एडवर्स या क्वालिफाई। तो जिन मैटर्स के कारण एडवर्स ओपिनियन जानी चाहिए, जिन मैटर्स के कारण क्वालिफाई होना चाहिए, वो कैम में नहीं जाएंगे मैटर्स। ये चीज आगे बढ़िए। यस। Descriptions of individual camp. The description of each camp in the camp section of the auditor's report shall include a reference to the related disclosure, if any, in the financial statements. अच्छा, साथ में रेफरेंस भी ले, जिस मैटर के बारे में तूने ये कैम में दिया, अगर वो मैटर कहाँ पे है, एफएस में कहीं अगर है, तो उसकी रेफरेंस भी ले, ताकि तेरा यूजर और अच्छे से उसको रीड आउट करे। बट यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, सर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कैम इन द कैम सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ रेफरेंस इफ एनी रिलेटेड डिस्क्लोजर, इफ एनी मतलब क्या जरूरी है कि ये मैटर एफएस में होगा ही होगा। सोच थोड़ा सा, मैं बड़ा डिटेल पॉइंट पूछ रहा हूं। क्या एवरी मैटर कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी रिपोर्टेबल इन द एफएस होता है? हमारी कोई नॉर्मल डिस्कशन अबाउट द ऑडिट भी तो हो सकती है, बट जिसको मैंने क्या समझा, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, कि हाउएवर एफएस में वो चीज देखने को नहीं मिल रही, बट इनका पता होना इनको जरूरी है कि बैकएंड पे ये चीज चल रही है, तो वो मैटर्स भी हो सकते हैं। तभी मैंने वर्ड क्या लिखा, इफ एनी। अब लाइक जो अगला पैराग्राफ आएगा ना, ईओएम, एम्फोसिस ऑफ मैटर, वो मैटर ही कौन से होंगे जो एफएस में हैं, बस उन पे अलग से फोकस दिलवाना मेरा मोटिव था।
मैं तुझसे फिर वही बात पूछ रहा हूं, दोबारा पूछ रहा हूं, क्या कैम एफएस में होंगे ही होंगे? कैम कोई ऐसा मैटर भी हो सकता है जो मे बी एफएस में ना हो, वो मैटर कम्युनिकेटेड विद क्या था, टीसीडब्ल्यूजी था, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के मैं अपने कैम के अंदर दे रहा हूं। तभी वर्ड में यहां पे क्या लिख रहा हूं, इफ एनी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई डिस्क्लोजर दिया होगा तो उसकी रेफरेंस ले लेना कि हाँ सर एफएस के अंदर ऑलरेडी है, चलो मैं फिर भी उसको एक और ग्रेटर सिग्निफिकेंस से एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो आप उसको कैम में ले सकते हैं। मतलब तेरे ईओएम पैराग्राफ से वाइडर स्कोप किसका है, कैम। ईओएम तो होगा ही कौन, एम्बॉडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उसी के ऊपर गौर करवाना, उसी के ऊपर फोकस करवाना, एम्फोसिस फोकस, वो ईओएम पैराग्राफ है। ये कुछ भी हो सकता है मैटर, ये तो वो मैटर हैं जो कम्युनिकेटेड विद क्या थे, टीसीडब्ल्यूजी, बट रिलेट करते हैं इस ऑडिट के साथ, करंट पीरियड के ऑडिट के साथ। हाउएवर में भी फाइनेंशियल डाटा में भी नॉन फाइनेंशियल डाटा, दोनों हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट, एंड शेल एड्रेस। Why the matter was considered to be one of most significance in हाँ, ये audit. भी तो बताओगे कि आपने इसको डिटरमिन कैसे करा, आपके लिए सिग्निफिकेंट क्यों हुआ, एंड हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन द, और मैंने उसके साथ डील कैसे करा, तो मैं एक बार आपको उसके बारे में एक व्यू पॉइंट देना चाहता हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज मैटर डिटरमिन टू बी, A CAM still not communicated in the auditor's report. हाँ जी, The auditor shall describe each key audit matter in the auditor's report अनलेस, अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई रोकेगा तभी मैं रुक रहा हूँ ना, अदरवाइज मैं तो कब का पब्लिश करने को तैयार बैठा हूँ। पहला कौन रोक रहा है, लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर, फिर तो सर आप नहीं करेंगे। और इफ इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, खुद ही कह रहा है पहले तो, extremely rare circumstances, the auditor determine that the adverse consequence of communicating the matter would reasonably be expected to outweigh the, क्या लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट, जनता के हित में नहीं, लोगों को बहुत नुकसान होगा अगर ये इंफॉर्मेशन मार्केट में मैंने क्या कर दी, पब्लिश कर दी। तो कई बार जनता के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए भी कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं कि चल यार ठीक चल रहा है जो सिस्टम हो रहा है, लोगों को तो फायदा हो रहा है ना उस चीज का, बेशक गलत हो, लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, आप डिस्क्लोज नहीं करें। क्लियर? दिस शैल नॉट अप्लाई इफ द एंटिटी हैज, क्या लिखा हुआ है, पब्लिकली डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द, जब उनको शर्म नहीं है तो फिर मुझे किस बात की, जब कंपनी ओपनली वो चीज बता चुकी है फिर मुझे किस बात की, फिर तो मैं कैम में जाऊंगा ही जाऊंगा। पर ऐसा ऐसा चांस खुद ही वो क्या कह रहा है, एक्सट्रीमली रेयर होगा, कि जहां पे कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिस्क्लोजर आउटवेट, भारी पड़ेंगे किसके ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स के ऊपर, तो अल्टीमेट शायद वहां पे फिर आपको ना ही बताना ठीक रहता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन, हाँ जी, CAM and other elements in the auditor's report. बिल्कुल। A matter giving rise to a modified opinion in accordance with SS तो इनके 705. पास लाइन ही एक बची है, लाइन ही एक बची है, क्या बार बार कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, वो मैटर्स जिनके कारण मॉडिफाइड ओपिनियन होगी, या वो मैटर्स जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं एंटिटी की गोइंग कंसर्न पे, वो कैम के अंदर नहीं आएंगे, वो अलग हेड में जाएंगे। एक तो ओपिनियन का पार्ट ही बन जाएगा 705 के अकॉर्डिंग, और एक का हेड अलग हो जाएगा गोइंग कंसर्न। क्लियर? पढ़िए, एंड बाय देयर नेचर की ऑडिट मैटर्स, यस आगे देखो, बाय नेचर वो की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। अब ऐसे 570 लगना, गोइंग कंसर्न इफेक्ट होना है तो की ऑडिट मैटर है, बाय द नेचर तो की ऑडिट मैटर है ना, बट उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन उनके पर्टिकुलर थिंग्स ने लगाई हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोइंग कंसर्न इफेक्ट होना की ऑडिट मैटर नहीं है, या मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफाइड ओपिनियन की ऑडिट मैटर नहीं है, हैं बाय देयर नेचर, क्या लिखा हुआ, आर बाय नेचर क्या लिखा हुआ है, की ऑडिट मैटर, बट सर वो रिपोर्ट कैम में नहीं, रिपोर्ट कैम में नहीं होंगे, वो अलग से जाएंगे। पढ़िए, हाउ एवर, हाँ जी, In such circumstances, these matters should not be described in the CAM section. इसको लिख ले, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन वाले मैटर, मैटर, मैटर्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन एंड गोइंग कंसर्न आर बाय नेचर, बाय नेचर तो कैम है, बाय नेचर तो वो कैम ही है,
However, rather the auditor shall, yes, report on these matters in accordance with the applicable essays and बस आप अपने ऐसे के मुताबिक क्या करिए, रिप्लाई करिए। हम तो बस ये कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो कैम नहीं है, कैम है बट वो इस पैराग्राफ में नहीं है, वो अलग से जाएंगे जी, इस वाले के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अब जो गोइंग कंसर्न वाला है वो 570 के अकॉर्डिंग जाएगा, उसका ऐसे खुद बना हुआ है, और मॉडिफाइड ओपिनियन का मैटर है वो 705 डील करेगा। तो बस कैम हो सकते हैं भी हैं बाय नेचर, बट सर वो रिपोर्टेबल अंडर 701 नहीं होंगे, सिंपल सा पॉइंट। आगे, फॉर्म एंड कंटेंट of the CAM section in the other circumstances. हाँ जी, If the auditor determines that there are no key audit matters to communicate, हम्म or that the only key audit matters communicated are those matters addressed by above paragraph, the auditor shall include a statement to this effect in a separate section of the auditor's report. अंडर द हेडिंग क्या लिखा हुआ है, की ऑडिट मैटर्स। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन जैसे आपके पास है, एक्सेप्ट फॉर दी क्या लिखा हुआ है, मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स या जो भी कुछ है, अल्टीमेटली वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो अदर। मतलब यहाँ पे ना एक चीज, या तो देखो जी कोई मैटर है ही नहीं, या वो मैटर कौन से, ये देख रहे हो पॉइंट, या वो मैटर कौन से, ये दो कौन से, या तो मॉडिफाइड ओपिनियन वाला या गोइंग कंसर्न वाला, बाकी तो नहीं है ना इसके अलावा। तो यहाँ पे लिख दे एक्सेप्ट, इन दोनों को छोड़ के हमारी नजर में कोई अदर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं है, कन्वे कर दीजिए बस, डन। अच्छा, कंसिडरेशन ऑफ एसए 720 रिवाइज्ड, हाँ जी, Although the auditor's opinion on the financial statements does not cover the other information, एक ना 720 आपके पास आएगा, आई थिंक सो 710 नहीं 720 है शायद, अदर इंफॉर्मेशन जो आपके सिलेबस में है, क्लियर। तो अदर इंफॉर्मेशन को ये कवर नहीं करता, मैंने सिर्फ कहा था ऑडिट ऑफ एफएस, सिर्फ एफएस जो करंट पीरियड की एफएस है मैं सिर्फ उसको कवर करूंगा, क्लियर। पढ़िए, द ऑडिटर में कंसीडर this information as well as other publicly available communications by the entity or other credible sources in formulating the description of a key audit matter. yes, and communication with the TCWG means yes, the auditor shall communicate With those charged with governance, those matters the audit has determined. आपने जो भी डिटरमिन करा या जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो एक बार अपना डिस्कस कर लीजिए विद द TCWG की सर मैंने ये वाले मैटर्स क्या करे हैं, सिलेक्ट करें, क्लियर। डॉक्यूमेंटेशन, नेचुरली सर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो जरूरी होगी, पढ़िए, द मैटर्स दैट रिक्वायर्ड significant auditor attention and the rationale for the auditor's determination as to whether or not each of these matters. अब सर डिटर्मिनेशन में आपने ट्रिपल एस पढ़ा, ट्रिपल एस में क्या था, पहला सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज, नंबर 2 क्या सिग्निफिकेंट, क्या ऑडिटर्स मैनेजमेंट जजमेंट्स और एस्टिमेट्स, क्लियर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंड लास्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स और कंडीशंस का या ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट ऑन ऑडिट, क्लियर। यस, वेयर एप्लीकेबल the rationale for the auditor's determination that there are no CAM to communicate in the auditor's report. बिल्कुल, एंड वेयर एप्लीकेबल द रैशनल फॉर द, रैशनल मींस आपका सोच, आपका व्यू पॉइंट, नजरिया, क्लियर। फॉर द ऑडिटर डिटर्मिनेशन नॉट टू कम्युनिकेट, इसमें 3 पॉइंट है। पहला, मैटर डिटरमिन किए कि रिपोर्ट होंगे, दूसरा मैटर डिटरमिन किए रिपोर्ट नहीं होंगे, तीसरा कोई मैटर ही नहीं, समझ गए वर्ड, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जी, डन। अब फाइनली एक वर्ड यहाँ पे चेक कर लीजिए, कैम और ईओएम में क्या फर्क है, पढ़िए। कैम पहली बात तो नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल क्लाइंट्स, बट ईओएम जो है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि वो कौन सा कोई ऐसा लिस्टेड के लिए मैंडेटरी, बाकियों के लिए मर्जी, ईओएम तो सबके लिए है, सबके लिए। आगे, यस, कैम कंसीडर टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाय द, किसके द्वारा, और ये जस्ट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैं तो खुद कह रहा हूँ। ईओएम मींस बस आप उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको पता होना जरूरी है, मेरे लिए मैटर नहीं करते होंगे शायद ईओएम में। और नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर मे और मे नॉट बी, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड, सर कैम जो मैटर होते हैं ना, मे और मे नॉट बी मेड बाय द मैनेजमेंट इन द एफएस, क्लियर। और ये रिगार्डिंग वो मैटर होंगे जो ऑलरेडी किस पे होंगे, एफएस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। एंड लास्ट, नॉट एज सच कैम मे बी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड मैटर्स और अदर मैटर, वो तो वही बात आ गई ना, कोई भी हो सकते हैं, बट इधर ये प्रटेन्स टू ही क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड मैटर। अब इधर वर्ड क्या कहा, अगर कोई मैटर कैम में चला गया तो इधर नहीं जाएगा, अगर कोई मैटर किसमें सिलेक्ट हो गया, कैम के अंदर, फिर तो रिपोर्ट हो ही गया ना, फिर दोबारा ईओएम में या ओएम में थोड़ी आप उसको रिपोर्ट करेंगे, ये वाले पॉइंट्स, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, हाँ जी।
एम्फोसिस ऑफ मैटर। जैसे 706 जो पढ़ेंगे वो पर्टिकुलर इसी स्टैंडर्ड के ऊपर ही आपका आएगा। एफएस में ऑलरेडी गिवन है, एफएस में, कैम में नहीं। हाँ, उसमें से मान लो हाईलाइट करवाना कि नोट नंबर 10 को जाके थोड़ा अच्छे से देखना, दैट इज वो होगा ही हमेशा कहां से, एफएस में से, ये चीज। और मैटर भी कौन सा होगा, एफएस के रिलेटेड होगा। कैम में कोई जरूरी नहीं है कि मैटर वो एफएस के रिलेटेड होगा, मे बी नॉन फाइनेंशियल डाटा, ये चीज। चलिए सर फटाफट एक बार रिवाइज करिए जल्दी। Do it fast, please, everyone. मतलब कुल मिलाकर पॉइंट तो इसके 3-4 ही निकलेंगे। जो आपने ऊपर पैराग्राफ ये वाला पढ़ लिया ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर, हर जगह आपको यही वर्ड मिलेंगे। हाँ जी, क्लियर एवरीवन? वैसे रिवाइज करते रहिएगा नॉर्मली, क्लियर। एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट बाय स्टार्टिंग 705। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।